नमस्कार विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो में फिरोज शाह तुगलक के बारे में अध्ययन किया। 1388 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हो गई और फिरोज की मृत्यु के पश्चात सितंबर 1388 में उसका पौत्र तुगलक शाह, जो उसके बड़े पुत्र फतेह खां का पुत्र था, गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय के नाम से सिंहासन पर बैठा। जो विलासी प्रवृत्ति के कारण असंतुष्ट सरदारों ने उसकी हत्या कर फिरोज के पौत्र जफर खां के पुत्र अबू बकर को फरवरी 1389 में दिल्ली का सुल्तान बनाया। अप्रैल 1389 में शाहजादा मोहम्मद ने अपने को समाना में सुल्तान घोषित कर अबू बकर के समय दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। वह अबू बकर को अपदस्थ कर अगस्त 1390 में नासरुद्दीन मोहम्मद शाह की उपाधि से दिल्ली का सुल्तान बना। नासरुद्दीन मोहम्मद शाह, जिसका शासनकाल 1390 से 1394 ईस्वी तक रहा, अधिक शराब पीने के कारण जनवरी 1394 में नासरुद्दीन मोहम्मद शाह की मृत्यु हो गई। उसके बाद सुल्तान मोहम्मद का उसके बाद उसका दूसरा पुत्र हुमायूं अलाउद्दीन सिकंदर शाह के नाम से गद्दी पर बैठा, परंतु 1 महीने और 16 दिन शासन करने के बाद मार्च 1394 ईस्वी में उसकी भी मृत्यु हो गई। उसके बाद सुल्तान मोहम्मद का सबसे छोटा पुत्र नासरुद्दीन महमूद शाह सिंहासन पर बैठा और यही तुगलक वंश का अंतिम शासक हुआ। नासरुद्दीन महमूद शाह के समय ही तैमूर का भारत पर 1398-99 ईस्वी में आक्रमण होता है। विद्यार्थियों, आज हम तैमूर के आक्रमण के बारे में ही चर्चा करेंगे। तैमूर, जिसका जो जीवन काल है 1336 से 1405 ईस्वी तक रहा, एक महान सैन्य कमांडर और मध्य एशिया का विजेता था और यह एक तुर्क शासक था। एक युद्ध के दौरान उसका एक पैर लंगड़ा होने के कारण उसका नाम तैमूर लंग पड़ गया। तैमूर एक विशाल साम्राज्य स्थापित करने में सफल रहा, जिसमें तुर्किस्तान, अफगानिस्तान, फारस, सीरिया, कुर्दिस्तान, बगदाद, जॉर्जिया का एक हिस्सा और एशिया माइनर का प्रमुख हिस्सा उसके साम्राज्य में शामिल था। उसने दक्षिणी रूस और भारत के कई हिस्सों को सफलतापूर्वक लूट लिया। तैमूर का भारत पर आक्रमण 1398-99 ईस्वी। आक्रमण के कारण या मुख्य उद्देश्य, तैमूर ने भारत पर क्यों आक्रमण किया अथवा उसके भारत पर आक्रमण करने के उद्देश्य क्या थे? तो पहला उद्देश्य था तैमूर की महत्वाकांक्षा। तैमूर अधिक से अधिक भूमि पर अधिकार स्थापित करना चाहता था और इसी उद्देश्य से उसने भारत पर आक्रमण किया। दूसरा प्रमुख है कारण कि भारत के धन पर नज़र। यह महत्वपूर्ण कारण था तैमूर के भारत पर आक्रमण का। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव ने लिखा है, हिंदुस्तान की विशाल संपत्ति ने उसका ध्यान आकर्षित किया था। दिल्ली सल्तनत कुलबुला रही थी, अर्थात दिल्ली सल्तनत पतन की ओर अग्रसर हो रही थी और इससे तुर्की के विजेता को अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने का मौका मिला। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव आगे लिखते हैं, तैमूर का हिंदुस्तान को जीतने या उस पर शासन करने का कोई इरादा नहीं था। तीसरा कारण है इस्लाम का प्रसार। तैमूर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए तैमूरी में लिखा है, हिंदुस्तान के आक्रमण में मेरा उद्देश्य काफिरों के खिलाफ एक अभियान का नेतृत्व करना है, उन्हें इस्लाम के सच्चे विश्वास में परिवर्तित करना और भूमि को गंदगी, बदनामी और बहुदेववाद से खुद को शुद्ध करना है। तो इस्लाम का प्रसार करते हुए तथा मूर्ति पूजकों पर विजय प्राप्त करके वह गाजी की उपाधि प्राप्त करना चाहता था और इसी कारण उसने भारत पर आक्रमण किया था। चौथा कारण है भारत की अस्थिर राजनीतिक स्थिति। भारत की जो राजनीतिक स्थिति थी उस दौरान जो तत्कालिक राजनीतिक अराजकता का माहौल था, उसका सबसे अच्छा उपयोग तैमूर करना चाहता था, क्योंकि इस समय दिल्ली सल्तनत की स्थिति अत्यंत कमज़ोर हो गई थी और फिरोज शाह तुगलक के बाद उसके जो उत्तराधिकारी बने वो अत्यंत ही कमज़ोर सिद्ध हुए।
पांचवा है चंगेज खां के कार्य को पूरा करना। कुछ इतिहासकारों के अनुसार तैमूर चंगेज खां के सपने को साकार करना चाहता था। वो भी चंगेज खां की तरह एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करना चाहता था। चंगेज खां ने जो सपना देखा था इल्तुतमिश के समय, चंगेज खां मंगोल शासक था और वो भारत पर विजय प्राप्त करना चाहता था। तो इसी के कारण तैमूर ने भी चंगेज खां के कार्य को पूर्ण करने की दृष्टि से भारत पर आक्रमण किया था। तैमूर का दिल्ली पर हमला। तैमूर ने एक शक्तिशाली सेना लेकर भारत पर आक्रमण करने के लिए अप्रैल 1398 ईस्वी में अपनी राजधानी समरकंद से कूच किया और मार्ग में आग लगाता हुआ तथा लोगों की हत्या करता हुआ मुल्तान, दीपालपुर, भटनेर तथा सिरसा के मार्ग से होता हुआ दिसंबर 1398 ईस्वी में दिल्ली के निकट पहुंच गया। इस समय तक दिल्ली तक पहुंचने के समय के दौरान उसने 1 लाख हिंदुओं को बंदी बना लिया था और जब उनका वो अच्छे से प्रबंध नहीं कर पाया तो उसने उन 1 लाख के तकरीबन जो हिंदू बंदी थे उनको कत्ल करने का आदेश दे दिया। तैमूर के आक्रमण के समय नासरुद्दीन महमूद तुगलक का दिल्ली पर शासन था। महत्वपूर्ण है कि तैमूर ने जब भारत पर आक्रमण किया था तो किसका शासन था? नासरुद्दीन महमूद तुगलक का, और ये तुगलक वंश का अंतिम शासक था। इस समय फिरोज तुगलक के पुत्र नुसरत शाह एवं नासरुद्दीन ने एक साथ शासन किया। नासरुद्दीन ने दिल्ली से तथा नुसरत शाह ने फिरोजाबाद से अपने शासन का संचालन किया था। तुगलक तैमूर के आक्रमण या आगमन का समाचार जब महमूद ने तथा उसके वजीर मल्लू खान ने सुना तो ये समाचार सुनकर उन्होंने उसका मुकाबला करने का प्रयत्न किया, परंतु सुल्तान नासरुद्दीन महमूद और उसका वजीर मल्लू इकबाल पराजित हो गए। सुल्तान नासरुद्दीन महमूद गुजरात तथा मल्लू इकबाल बुलंदशहर की ओर भाग गया। 18 दिसंबर 1398 को तैमूर ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया तथा 15 दिन तक तैमूर दिल्ली में रहा और उत्पात मचाता रहा और उसने अनेक भयंकर इस दौरान उसने भयंकर नरसंहार किया दिल्ली में। इस अवधि में उसके सैनिकों ने उसके आदेश से दिल्ली में भयंकर लूटमार और कत्लेआम किया। तत्पश्चात 1 जनवरी 1399 ईस्वी को यहाँ से लूट में प्राप्त अतुल धनराशि और हजारों युद्ध बंदियों के साथ वे दिल्ली से समरकंद के लिए वापिस रवाना हो गया। रास्ते में मेरठ, हरिद्वार, कांगड़ा और जम्मू को भी उसने लूट लिया। मार्ग में पड़ने वाले सभी स्थानों को तैमूर ने निर्ममता पूर्वक लूटा और बर्बाद कर दिया। भारत की सीमाओं को छोड़ने से पहले तैमूर ने खिज्र खां को मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का गवर्नर नियुक्त किया। 19 मार्च 1399 को सिंधु नदी पार कर तैमूर समरकंद लौट गया। तैमूर के आक्रमण ने भारत में जितनी बर्बादी की उतनी संभवतः उसके पहले किसी भी विदेशी आक्रमणकारी ने एक आक्रमण में नहीं की थी। तैमूर के लौट जाने के बाद सुल्तान महमूद शाह अपने वजीर मल्लू इकबाल के निमंत्रण पर 1401 ईस्वी में वापस दिल्ली लौटा और दिल्ली सिंहासन पर सुल्तान महमूद शाह ने पुनः अधिकार कर लिया। कालांतर में मल्लू इकबाल मुल्तान के सूबेदार खिज्र खां से युद्ध करते हुए मारा गया। मल्लू इकबाल के मरने के बाद सुल्तान ने दिल्ली की जो सत्ता है वो एक अफगान सरदार दौलत खां लोधी को सौंप दी। अक्टूबर 1412 ईस्वी में नासरुद्दीन महमूद शाह की मृत्यु हो गई। सुल्तान के अमीरों ने दौलत खां को दिल्ली का शासक चुन लिया। दिसंबर 1413 ईस्वी में मुल्तान के खिज्र खां ने दिल्ली पर आक्रमण किया और दौलत खां को पराजित कर मई 1414 ईस्वी को दिल्ली पर अधिकार कर लिया। दौलत खां को बंदी बनाकर हिसार फिरोजा भेज दिया गया तथा खिज्र खां ने दिल्ली की गद्दी पर अधिकार कर एक नए राजवंश सैयद वंश की स्थापना कर दी। शराफुद्दीन और मीर खुद के अनुसार तैमूर द्वारा दिल्ली में लगभग 1 लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। दिल्ली के 3 कस्बों अर्थात सीरी, पुरानी दिल्ली और जहांपनाह को तैमूर ने पूरी तरह नष्ट कर दिया। लेन पुल इतिहासकार हुए हैं, उन्होंने
कहा है कि तैमूर की जो जीत पूरी थी और तैमूर ने फिरोज शाह की कब्र से अपना डेरा डालकर 3 दिनों के लिए उसकी आंखों में खुशी के आंसुओं के साथ उसने फिरोज शाह की कब्र के पास अल्लाह को धन्यवाद दिया। दिल्ली के भाग्य के बारे में लेनपुल ने आगे लिखा कि दुखी शहर को रक्तपात और बर्बाद और विनाश की जगह में बदल दिया गया। लूटपाट के बारे में लेनपुल कहता है कि माणिक, हीरे, मोती, सोने और चांदी के गहने और बर्तन की अपार लूट हुई थी और इस लूट के बाद तैमूर का जो प्रत्येक सिपाही है वो धनवान हो गया था और उन्हें 20 से 100-200 तक गुलाम अपने देश ले जाने को मिले। तैमूर की कट्टरता के बारे में लेनपुल लिखता है, केवल मुस्लिम धर्म के अनुयायी सामान्य बोरी से बच गए। तैमूर के आक्रमण के प्रभाव। तैमूर के आक्रमण से भारत पर क्या प्रभाव पड़े, भारतीय इतिहास पर क्या प्रभाव पड़ा। सांस्कृतिक प्रभावों की बात करें तो पहला है भारतीय कला का विनाश। तैमूर ने बड़ी संख्या में खूबसूरत इमारतों और मंदिरों को नष्ट कर दिया। मध्य एशिया में भारतीय कला। डॉक्टर वी.ए. स्मिथ लिखते हैं कि तैमूर सभी कुशल कारीगरों, जो कि भारत के कुशल कारीगर हैं, उनको भारत से दूर करने के लिए तैमूर सावधान था और वह जो भी अपनी राजधानी अर्थात समरकंद में इमारतों के लिए नियोजित कर सके उन कुशल कारीगरों को अपने साथ ले गया और इन कारीगरों ने मध्य एशिया में कई इमारतों का डिजाइन और निर्माण किया। आर्थिक प्रभावों की चर्चा करें तो मध्य एशिया में भारत की जो विशाल संपत्ति है उसको तैमूर ले गया। खड़ी फसलों का विनाश कर दिया गया और अनाज की दुकानों को पूरी तरह नष्ट कर दिया गया। तैमूर ने जो भयंकर कत्लेआम किया था उससे चारों ओर बीमारियां फैल गई। खुले आसमान के नीचे पड़े शवों ने बीमारियों को बढ़ावा दिया तथा इसी दौरान अनाज की कमी हो गई और भयंकर अकाल पड़ गया। खड़ी फसलों का विनाश करने के कारण भोजन की कमी पैदा हो गई और लाखों लोग अकाल के कारण भी मारे गए। राजनीतिक प्रभावों की चर्चा करें तो तुगलक वंश की पहले से ही कमजोर सत्ता के लिए तैमूर का आक्रमण मौत का झटका साबित हुआ। दिल्ली सल्तनत का विघटन हो गया। तुगलक साम्राज्य के जो अलग अलग प्रांतपति थे वो दिल्ली से स्वतंत्र हो गए। इसी दौरान ख्वाजा जहां ने जौनपुर, दिलावर खान ने मालवा तथा मुजफ्फर ने गुजरात में अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। बाबर के आक्रमण के लिए भारत की सैन्य कमजोरी और मार्ग प्रशस्त हो गया। धार्मिक प्रभावों पर बात करें तो हिंदुओं पर क्रूरता का आरोप लगाकर तैमूर के आक्रमण ने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच शत्रुता बढ़ा दी। हिंदू मंदिरों के विनाश से हिंदू नाराज हो गए। सामाजिक प्रभावों की बात करें तो तैमूर ने इतना आतंक मचाया था कि भारतीय महिलाओं ने तैमूर के नाम का जिक्र करके अपने बच्चों को पालना शुरू कर दिया। अर्थात अपने बच्चों को सुलाते समय भारतीय माएँ कहती थी कि बच्चे सो जाओ नहीं तो तैमूर आ जाएगा। हिंदुओं में बाल विवाह की प्रथा को बढ़ावा मिला और पर्दा प्रथा को भी बढ़ावा मिला क्योंकि उन्होंने अपनी बेटियों और बहनों की कम उम्र में शादी कर उन्हें मुस्लिमों द्वारा छीनने से बचाया। तैमूर द्वारा सामान्य रूप से नर आबादी के नरसंहार के कारण कई हिंदू परिवारों को एक पुरुष सदस्य के बिना छोड़ दिया गया था और इससे सामाजिक जीवन पर भी प्रतिकूल प्रभाव है वो पड़ा। अतः जो तैमूर के आक्रमण से जो भारत में जितनी बर्बादी हुई उतनी संभवतः उसके पहले किसी भी विदेशी आक्रमणकारी ने एक आक्रमण में नहीं की थी। तो विद्यार्थियों, आज हमने तैमूर के आक्रमण के कारणों, तैमूर के दिल्ली पर आक्रमण और उसके प्रभावों के बारे में अध्ययन किया। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।